लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े झारखंड की भूगर्भिक संरचना, झारखंड की भूमि का निर्माण कैसे हुआ, किस काल में हुआ। हमने ये भी देखा था झारखंड गोंडवाना का पार्ट है। हमने वेगनर से शुरू किया, सिद्धांत से, और लास्ट में झारखंड का एकदम राजमहल ट्रैप तक का निर्माण कैसे हुआ पढ़ लिया था। अब जो झारखंड का धरती का निर्माण हो गया, अब यहां पे आज का जो टॉपिक है हमारा, झारखंड का धरातलीय स्वरूप, यानी कहा जाए तो झारखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है वो कैसा है। तो भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सा झारखंड का जगह मैदानी भाग है, कौन सा जगह पे पठार है, कौन सा जगह पाट क्षेत्र है, ये सब समझना पड़ेगा। क्योंकि ढाल और ऊंचाई को नहीं समझेंगे तो हमें नदियां समझ में नहीं आएगी कि नदियों का दिशा क्या होगा। आप लोग हमेशा पढ़े कि नदी कहां बहती है, ढाल की ओर, जहां स्लोप होगा नदी वहां जाएगी। तो आज पूरे झारखंड के भूभाग को समझ लीजिए। आप लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर पठार, ये तो पूरा झारखंड छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। बस उस छोटे नागपुर के पठार में कौन कौन से पठार आते हैं, कौन सा मैदानी भाग आता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसी से रिलेटेड है। देखिएगा, पहले मैप को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये हमारे झारखंड का धरातलीय स्वरूप में देखिएगा, एक मैप आएगा आपका, थोड़ा मैप के ऊपर देखिएगा। ये हमारा झारखंड है। झारखंड का हमने आपको मैप अच्छे से समझा दिया, पहले समझ में आया था झारखंड का मैप। मैंने आपको समझाया था कि एरिया कौन सा, इधर बिहार, यहाँ पे कौन सा था, ये कौन सा एरिया था, ये कौन सा एरिया था, ये कौन सा था, इतना तो मालूम है। इधर 10 जिले, इधर 10 जिले, यहाँ 4 जिला, यहाँ 4 जिला, सॉरी राज्य, और यहाँ पे एक राज्य। ये चीज था, जिले ये थे। यूपी का 10 जिला, सॉरी बिहार का 10 जिला, बंगाल का 10 जिला, यहाँ पे किसका जिला है, उड़ीसा का 4 जिला, छत्तीसगढ़ का 4 जिला, और यूपी यहाँ पे 1 जिला। ये टच कर रहा, इसको हम समझ चुके थे। आज हम झारखंड के अंदर का देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने देखा था यहां पे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, किस काल में यह पूरा बना, बनने के बाद का प्लेस हम देख रहे हैं। यहां पे आप देखिएगा, सबसे पहले मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा। एक एरिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, रांची का पठार। एक एरिया आपको दिख रहा है, यहां पे कुछ दिख रहा है, पाट क्षेत्र। हम झारखंड के भौगोलिक स्थिति को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में करते हैं, 4 भाग। एक हो गया आपका रांची का पठार, एक हो गया पाट क्षेत्र, और एक हो गया आपका हजारीबाग का पठार। फिर हम इसको बाद में बांट लेंगे 2 पार्ट में। हजारीबाग का एक कौन सा है, निचला पठार, एक ऊपरी, ये 2 बांट लेंगे। कितने पार्ट हो गए, 1 2 3। चौथा पार्ट हमारा कौन सा है, राजमहल पहाड़ी। इतना में ही हम बांट के पढ़ेंगे, और बाकी बाद उसके जो सब पार्ट है वो सब पार्ट आपको दिखेंगे। तो देखिएगा, झारखंड का जो ज्योग्राफिकल स्वरूप है, जो उसका फॉर्म है, उसको कितने भागों में बांटा, 4 भाग में। कौन सा भाग, रांची का पठार, पाट क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी और हजारीबाग पठार। ये 4 का ही बाकी बात सब हिस्सा। आप कोल्हान देख रहे हैं, चाईबासा मैदान देख रहे हैं, सिमडेगा पठार देख रहे हैं, ढाल भूमि, दालमा भूमि, आप सब देख रहे हैं। लेकिन ये कैसे है, हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे झारखंड के पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। ये है हमारा भारत, प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत है तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी इसको जानते हैं। जानते हैं, एरिया प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे पूरा का पूरा। झारखंड हमारा कहाँ पे है, इस प्लेस पे है, और ये प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे ऐसे। ये कौन सा दिशा हो गया, वहां पे क्या लिखा हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का झारखंड किस भाग में है, पूर्वी भाग में। देखिए, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है पीटी में, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि झारखंड प्रायद्वीपीय पठार के किस दिशा में है, किस दिशा में है, पूर्वी दिशा। जैसे हमने पूछा था कि झारखंड
गोंडवाना लैंड के किस दिशा में है? नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट, पूरा बोलना है। कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पे जब हमने देखा था वहां पे, उसी प्रकार से हम पहले देखेंगे कि झारखंड की स्थिति क्या है। झारखंड स्थित कहाँ है? पठार में। तो कहां पे स्थित है आपका? पूर्वी भाग में स्थित है। अब बारी बारी हम सबका अध्ययन करेंगे। पाट क्षेत्र, रांची का पठार, दामोदर बेसिन, सबका अध्ययन बारी बारी करेंगे, ठीक है? देखिएगा, और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। देखिएगा, अभी हम इसी पे बात कर रहे थे कि झारखंड को हमने कितने भाग में बांटा है। एक कौन सा आपका? पाट क्षेत्र, प्लेन एरिया। रांची का पठार, निचला छोटा नागपुर पठार, और कौन सा है? राजमहल। ये जो हजारीबाग का पठार है इसी को बोलते हैं, ठीक है? जो वहां पे था निचला छोटा नागपुर पठार, ये हजारीबाग का पठार ही आपका निचला छोटा नागपुर पठार है। 4 भाग में इसको बांटते हैं पाट क्षेत्र को। ये 4 भाग में पहला भाग पढ़ेंगे हम, कौन सा? पाट क्षेत्र। अच्छा, एक बात बताइए, पाट क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई बताए कि पाट क्षेत्र है क्या? बताइए। जमीन से कोई लेवल ऊंचा है, जमीन से लेवल ऊंचा है। पठार क्षेत्र में नहीं पूछा मैं, पाट क्षेत्र पूछ रहा हूं। आप आंसर आपका सही जा रहा था। जैसे एक ग्राउंड का लेवल है, जमीन का एक लेवल है, और जमीन से कोई जगह अगर ऊंचा है प्लेस, उसको पाट क्षेत्र बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहाड़ी उठा तो पहाड़ी का तो भाग नुकीला होता है ऐसे ऐसे, लेकिन जिस पठार का भाग ऊपर में समतल हो गया ग्राउंड के जैसा, उसी को हम पाट क्षेत्र कहते हैं। एक सिंपल सा चीज मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड पे, देखिएगा यहां पे। सपोज दैट ये जमीन है और यहां पे कुछ पहाड़ी ऐसे उठा हुआ है, और एक पहाड़ी ऐसे उठा हुआ और ऐसे इसका भाग ऐसे है। इसको हम क्या बोलेंगे? पाट क्षेत्र, प्लेन एरिया। ऊंचा भी है लेकिन उसके ऊपर का भाग क्या है? प्लेन है। इसी को हम पाट क्षेत्र बोलते हैं। तो पाट क्षेत्र जो हमारा झारखंड में है, देखिएगा जो हमारा पाट क्षेत्र है झारखंड का, ये हमारे झारखंड के किस भाग में दिख रहा है? ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा क्या है? वेस्ट है। तो पाट क्षेत्र आपका यहाँ पे पहला चीज, ये कहां पे है? पश्चिम में है। पाट क्षेत्र झारखंड के किस दिशा में है? क्वेश्चन आएगा, किस दिशा में है? पश्चिम में है। आगे देखिएगा, ये पाट क्षेत्र है तो आप यहाँ पे पढ़े हुए, यहाँ पे कौन कौन सा जिला आप देखे हुए हैं। तो एक चीज और बता सकते हैं कि पाट क्षेत्र जो झारखंड का है, ये किस स्टेट को टच कर रहा है? किसको टच कर रहा है? छत्तीसगढ़ को। चलिए बहुत अच्छा, किसको टच कर रहा है? छत्तीसगढ़ को। अब ये जो पश्चिम में है और छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, और यहां से यहां आप देखते हैं, यहाँ पे आपको कौन सा जिला मिला था? गढ़वा। यहाँ पे कौन था? पलामू। तो गढ़वा पलामू से शुरू होकर पाट क्षेत्र लगभग कहां तक है? इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ। तो यहाँ पे कौन कौन से जिले थे, मैंने सब आपको याद करवाया ना याद? गुमला भी आ जाएगा, गुमला आएगा। कई जिले यहाँ पे पाट क्षेत्र में आकर के सम्मिलित है। पाट क्षेत्र का मतलब होता है समतल से जो ऊपर ऊंची भूमि है, या अपने पठारी क्षेत्र से ऊंची भूमि हो और ऊपर का एरिया क्या उसका हो? फ्लैट हो, उसे हम पाट क्षेत्र कहते हैं। झारखंड का पाट क्षेत्र किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। क्लियर है? आगे देखिएगा, आते हैं। ये तो हमने देख लिया कि किस दिशा में है, लिखा हुआ कहीं, ये पश्चिम में स्थित है। दूसरा चीज देखिएगा, ये झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। ये झारखंड का क्या है? सबसे ऊंचा भाग है। तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा भाग है भूमि का, वो किस राज्य के साथ टच करता है? छत्तीसगढ़। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और किस दिशा में है? पश्चिम में है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? सपाट चोटियों वाली पहाड़ी। भाई बोला ना, फ्लैट होता है जो, जिसकी चोटियां ऊपर में जाकर ऐसे जाकर के ऐसे फ्लैट हो गया, ये क्या हमारा? पाट क्षेत्र।
अब बगल में क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है। तो ग्राउंड से ऊंची भूमि जिसकी चोटियां सपाट हो वो पाट क्षेत्र होता है। झारखंड के पाट क्षेत्र की खासियत है कि झारखंड के कहां पे है, पश्चिम में है, और ये झारखंड का क्या है, सबसे ऊंचा भाग है। दूसरी बात देखिएगा, इसकी चोटियां क्या है, सपाट है। झारखंड का सबसे ऊंचा जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, पारसनाथ। सबसे ऊंची चोटी है 1365 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 1365 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई। आगे बताऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा। 1365 मीटर। इसके बाद अगर कोई सबसे ऊंचा भाग है तो कौन सा है, पाट क्षेत्र है आपका। और पाट क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से औसत एवरेज ऊंचाई की बात कर रहा हूं, कितना मीटर है, एवरेज, मतलब पूरा एवरेज निकाल लिया जाए, सबसे ऊंची चोटी और निम्न चोटी के बीच का एवरेज पाट क्षेत्र का कितना आएगा, 900 मीटर। ये 900 मीटर है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो ये 900 से 1100 मीटर के आसपास जाता है। एवरेज कितना आता है, 900 मीटर। आगे देखिएगा, पाट का ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, टांड, और नीचे का भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोंड, या दोन भी बोलते हैं, दो चीज बोलते हैं, टोंड भी बोलते हैं। क्षेत्र की आकृति झारखंड की कैसी है, त्रिभुजाकार। पाट क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है, अभी बताया था ना मैंने, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, उत्तरी गुमला, यहां तक फैला हुआ है। क्लियर है। फिर से मैं मैप पे आता हूं और मैप पे इन चीजों को फिर से देखता हूं। देखिएगा, देखिएगा, यहां पे एक जिला है आपका, कौन सा, गढ़वा, कौन सा, पलामू, कौन सा है, लातेहार, लोहरदगा, बहुत सारे हैं। तो उत्तरी गुमला, ये उत्तरी गुमला हो जाएगा यहाँ पे, ये सब पाट क्षेत्र है, ये फैला हुआ आपका यहाँ पे। तो क्या क्या खासियत थी फिर से बताइएगा। पाट क्षेत्र किसे बोलते हैं, समतल जमीन से जो ऊंचा हो, जिसकी चोटियां फ्लैट हो। चलिए, पहला चीज, झारखंड के किस क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहा जाता है, पश्चिम क्षेत्र को। झारखंड का पाट क्षेत्र किन जिलों तक विस्तारित है, बताइए, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, उत्तरी गुमला फैला हुआ है। झारखंड का पाट क्षेत्र से कौन सा राज्य टच कर रहा है, छत्तीसगढ़। झारखंड की सबसे ऊंची भूमि कौन सी है, पाट क्षेत्र, पारसनाथ के बाद। पारसनाथ भूमि तो नहीं ना है, पारसनाथ तो चोटी है। गिरिडीह में, मधुबन क्षेत्र में पारसनाथ चोटी है, जो पारसनाथ जो स्वामी थे उनके नाम पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो जो उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया तो उन्हीं के नाम पे उस चोटी का नाम क्या बन गया, पारसनाथ, यानी पारसनाथ जिसको हम जानते हैं। तो वो सबसे ऊंची है, लेकिन उसके बाद सबसे ऊंचा स्थल कौन सा आपका, पाट क्षेत्र है। और पाट क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में। ये क्लियर हुआ टॉपिक। यहां से क्वेश्चन बनता है, देखिएगा, आगे देखिएगा। पाट के 3 प्रकार है। पहले को क्या बोलते हैं, नेटरहाट पाट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1180 मीटर। तो सबसे ऊंचा पाट देखिएगा कौन है इसमें, 3 पार्ट में हमने बांटा। ये जो क्षेत्र है पाट क्षेत्र, जो हमारा पाट क्षेत्र ऐसे करके कुछ था, कुछ ऐसे करके था ट्रायंगल में। इसके 3 पार्ट है। एक पार्ट कौन सा है, नेटरहाट पार्ट। एक कौन सा है, गणेशपुर पार्ट। एक कौन सा है, जनीरा पार्ट। आपसे पूछेगा झारखंड के पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, कौन सा है, नेटरहाट। नेटरहाट की ऊंचाई कितनी है, 1180 मीटर। गणेशपुर का हाइट 1171 और उसके बाद क्या है 1142। ये 3 पार्ट क्षेत्र है। आपको क्या करना है, जब पीडीएफ जाएगा, इस पीडीएफ दूंगा तो आपका हाथ चलेगा समझने के बाद। जब आप समझने के बाद लिखिएगा तो आपके लिए बेटर है। पीडीएफ हिंदी में भी है और इंग्लिश में दोनों लिखा हुआ, ठीक है। इसको आपको करना है। आगे देखिएगा, इस पाट क्षेत्र के 2 पहाड़ियां हैं। एक का नाम क्या है, सानू, एक का नाम क्या है, सराव। सानू और सराव पहाड़ियां किस क्षेत्र में है, पाट क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है, पाट क्षेत्र में है। चलिए, पाट क्षेत्र हो गया आपका कंप्लीट। कौन सा कंप्लीट हुआ, पाट क्षेत्र। हमने झारखंड के भूमि को 4 भागों में विभाजित किया। पहले का नाम क्या था, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र की खासियत विशेषता आपको पता चल गया। एवरेज हाइट पूछेगा तो कितना बताना है, 900 मीटर।
क्या है वो भी मालूम चल गया। अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है कैसे लिखना है, अगले क्लास में उसको हम डील करेंगे मेंस के टाइप में, ठीक है। अभी हम जो डील कर रहे हैं उसको देखते जाइए। देखिएगा रांची का पठार, अभी हमने मैप पे देखा था रांची का पठार। रांची के पठार से सटा हुआ यहां पे क्या था, पाट क्षेत्र। तो सबसे पहला बात है कि रांची पठार पाट क्षेत्र के किस भाग में है। अब ये मान के रांची हो गया, रांची ये क्या हो गया हमारा पाट क्षेत्र। इस पाट का हम मैप निकालते हैं, ये हो गया क्या इसका नॉर्थ, ये क्या हो गया ईस्ट। तो कहां दिख रहा हमको, आपसे अगर पूछता है पाट क्षेत्र के किस भाग में रांची का पठार है, तो किस भाग में, पूर्वी भाग में। अगर ये क्वेश्चन पूछता है रांची के पठार के किस साइड में पाट क्षेत्र है, तो कौन साइड में, पश्चिम। दो अलग चीजें आ रही है, आपको एकदम मैप पे ध्यान से चीजों को देखना है। तो रांची का पठार की विशेषता क्या है, देखते हैं हम लोग आगे। देखिएगा यह है रांची के पठार की विशेषता, काफी अच्छी विशेषता है। देखिएगा सबसे पहले झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, रांची का पठार। और झारखंड का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, पाट क्षेत्र। देखिए दोनों में अंतर है, सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र रांची का पठार, और सबसे बड़ा क्षेत्र ऊंचा में कौन था, पाट क्षेत्र। ये पाट क्षेत्र के किस दिशा में है, पूर्व में स्थित है। इसी के साथ हजारीबाग पठार भी पाट के पूर्व में स्थित है। मैप पे फिर से हम आएंगे, पाट के कहां पे स्थित है, पूर्व में। और हम देख रहे हैं कि रांची पठार के ऊपर में कौन था, हजारीबाग पठार, तो वो भी तो पूर्व में हुआ। जब ये पूर्व में तो वो भी पूर्व में हुआ, वो भी पूर्व में है। रांची पठार और हजारीबाग पठार दामोदर नदी अलग करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रांची पठार को और हजारीबाग पठार को अलग करने वाली नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है एक जगह है लातेहार जिला, उसमें टोरी से वो नदी निकलते हुए, जब नदी निकलती है तो एक जो पहले भविष्य बोलता हूं, पास्ट में जो है दोनों पठार जुड़े हुए थे आपस में, उस नदी ने उसको काट काट के अपना रास्ता बनाया, और अब रांची पठार अलग दिखता है और आपका हजारीबाग पठार क्या है, अलग दिखता है, दामोदर नदी के कारण। आगे देखिएगा विस्तार कहां तक है रांची पठार का, लोहरदगा गुमला। रांची में भी है लेकिन इसका विस्तार रांची से कहां तक है, लोहरदगा से गुमला तक। इसके सीमावर्ती क्षेत्रों पे क्या पाए जाते हैं, ढाल। कोई भी पठार के सीमा क्षेत्र पे ढाल पाया जाएगा। इसके कारण यहां पे क्या निकलती है, नदियां निकलती है जो जलप्रपात बनाती है। अब आते हैं हम थोड़ा सा मैप पे, देखिएगा ध्यान से। थोड़े से ध्यान से आप इस मैप को देखिए। ये हमारा रांची का पठार, हमने क्या बोला सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है, मैप में भी दिख रहा है सबसे बड़ा यही है, दिख रहा है। और हमने ये बोला कि पाट क्षेत्र के किस दिशा में है, ये पूर्व में है। और पाट क्षेत्र के पूर्व में आपका कौन सा है, हजारीबाग का पठार भी है। और साथ में एक चीज कहा कि हजारीबाग का जो ये पठार है और रांची का जो पठार है, ये दोनों को अलग करने वाली नदी का नाम क्या है, दामोदर। देखिए दामोदर ने काटा है इसको, किसने काटा है, दामोदर ने इसको काटा है। और दामोदर अपना एक बेसिन बनाया इसको काट करके। क्वेश्चन पूछेगा सीधा सा क्वेश्चन कि हजारीबाग पठार और रांची पठार को अलग करने वाली नदी का नाम क्या है, दामोदर। दोनों कौन कर रहा अलग, दामोदर कर रहा। क्लियर है। दूसरी चीज है उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन को और गहराई से पूछ ले, दामोदर नदी निम्न में से किन दो पठारों को अलग करती है, क्वेश्चन ये पूछ ले। ऑप्शन सुन लीजिए, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ऑप्शन में रहेगा रांची पठार तो रहेगा ही, और साथ में एक दे दिया रहेगा निचला हजारीबाग पठार। ए, बी रांची पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार, सी दोनों, डी
कोई नहीं। क्या आंसर होगा? आंसर होगा आपको कौन सा यहाँ पे? ऊपरी हजारीबाग पठार। दोनों कैसे हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा है? ऊपरी हजारीबाग पठार को अलग कर रहा है। याद रखिएगा, अगर सिर्फ हजारीबाग पठार दे तो आंसर हो जाएगा, अगर उसमें ऊपरी हजारीबाग पठार दे दिया तो क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को समझिए। जिस दिन आपको ये पूरा समझ में आ गया ना, देखिए मजा आएगा पढ़ने में हर चीज। ये तो बस एक प्रैक्टिकली भी समझा रहा हूं, बाद के क्लास में मेंस के व्यू में इसको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? देखिएगा, तो रांची का पठार हमारा जो है, रांची का पठार जो है, आप एक चीज और देख सकते हैं, रांची का पठार भी किस राज्य को टच कर रहा है? छत्तीसगढ़। पाट क्षेत्र किसको टच किया था? छत्तीसगढ़। यानी जो सबसे ऊंचा भूमि है वो छत्तीसगढ़ को टच किया, और जो सबसे बड़ा पठार है वो भी किसको टच किया? छत्तीसगढ़ को। ये दोनों टच कर रहे हैं। अब रांची की पठार की विस्तार मैंने आपको बताया, लोहरदग्गा, गुमला, रांची सब जगह है। दूसरी चीज है कि रांची का पठार की हाइट कितनी है। ये तो पाट क्षेत्र से इसकी हाइट कम होगी निसंदेह। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या टॉपिक में थे। देखिएगा, ऊंचाई कितनी है? फीट है, ठीक है। मैंने सोचा कि 2000 मीटर, हाँ लगभग 600 मीटर। लगभग कितना है? 600 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, 200 फीट। अब ये कैसा है? चौकोर है, स्क्वायर में है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, पाट क्षेत्र कैसा था? ट्रायंगल में था। और रांची का पठार कैसा है? चौकोर है, यानी स्क्वायर में है। अब जब मान के चलिए कोई पठार है ऐसे 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 है, अब यहां से कोई पानी भर गया, निकल रहा पानी, तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा ना ऐसे। आप भटिंडा गए हैं? कौन कौन भटिंडा गया है? 1 2, हम भी गए हैं। आप नहीं गए भटिंडा? तो गए तो थोड़ा हाथ उठा दीजिए। चलिए, आप लोग नहीं गए भटिंडा? फॉल देखे हैं? चलिए ठीक है, सीता फॉल, ठीक है। महुदा, ठीक है। तो जो फॉल होता है ना, जब पानी पहाड़ों से नीचे गिरती है उसी को हम फॉल कहते हैं। एक पहाड़ है, पानी ऊपर से नीचे गिर रहे पत्थरों के सहारे, और बड़ा खूबसूरत नजारा होता है। सबसे खराब नजारा हुंडरू फॉल का, उससे 100 टाइम बेटर आपका कौन सा है? भटिंडा। देखने में खूबसूरत है, अच्छा लगता है। हुंडरू फॉल में क्या लगता है? बहुत दूर से दूरबीन लेके देखना पड़ेगा, हाँ पानी आ रहा तेजी से, नहीं मजा आता है। सामने से कैसे देखोगे? सामने से कैसे देखोगे? यहां से देखना है, बीच में बड़ी सी खाई है और पानी पहाड़ से आ रही है, तो सामने कैसे जाओगे खाई में? तो सीढ़ी से नीचे उतर के, बड़ा मुश्किल है। लेकिन भटिंडा में आप फील कर सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं, उसके फुहारे चेहरे पे आते हैं और अच्छा लगता है। भटिंडा का खासियत है, भले इसको डेवलप नहीं किया गया है बट उससे बेटर है। हुंडरू नाम से फेमस है कि क्यों? रांची में है, राजधानी में है, वो अलग है। गंदा तो नहीं बोलेंगे, कैमरा चल रहा, रांची वाले देखेंगे वीडियो तो दिक्कत हो जाएगा। किसी प्लेस को गलत नहीं बोलना है, ठीक है। बट हमारा जो धनबाद है हमारा है, और धनबाद में जो फॉल है उससे खूबसूरत है। मैंने दोनों देखा इसलिए बता रहा हूं। अब देखिएगा, जब पानी गिरती है ऐसे करके, उसी को हम फॉल बोलते हैं। और रांची के पठार में क्या है कि कई नदियां वहां से निकली है, इधर उधर भूमि है। तो रांची के पठार से जो नदियां उधर से क्रॉस करती है, जब पहाड़ से नीचे गिरती है पहाड़ी से, तो क्या है? वो फॉल बनाती है। तो कई सारे फॉल है वहां पे। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ फॉल का नाम हमने लिखा है, यहाँ पे कई सारे फॉल है, जैसे हुंडरू, दसम फॉल, ये भी रांची में ही है, दसम फॉल रांची में ही है। जोन्हा, गौतम धारा, बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ इत्यादि। हम आगे जब जलप्रपात पढ़ेंगे ना, जलप्रपात में पढ़ेंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड में कौन सा, ये पढ़ेंगे क्रम से कि कौन से जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, अलग हमारा टॉपिक आएगा। अभी ये समझिए कि रांची का जो पठार है, रांची के पठार पे कौन कौन से फॉल बन रहे हैं? हुंडरू, दसम, जोन्हा, गौतम धारा, बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ इत्यादि। इत्यादि का मतलब है और भी हैं, बट हमने मेनली कुछ को यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख दिया, ठीक है।
ऊपरी भाग टांड और नीचे का भाग दोन, वही चीज है, वहां भी था, सेम चीज है। तो रांची का पठार का ये चीज आपको क्लियर हुआ कि रांची का पठार कहां पे है। तो रांची का पठार अगर देखा जाए तो झारखंड के मध्य भाग में पड़ता है, लगभग मध्य से लेकर पश्चिम भाग में है, वो किनारे चला जा रहा है मध्य से पश्चिम भाग में। और रांची का पठार का विस्तार आपका 3 जिले में आसपास है। रांची के पठार की हाइट लगभग 600 मीटर यानी 200 फीट के आसपास है। रांची का पठार आकृति में कैसा है, चौकस है, मतलब 4 एंगल है, उसके 4 कोण है, स्क्वायर में है वो। आगे उसमें क्या था आपका कि इसका विस्तार हो गया। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार एक दूसरे को टच करते थे पास्ट में, उसको अलग करने वाली नदी का नाम क्या है, दामोदर। तो दामोदर ने दोनों को काट करके अलग दिखा दिया है। और हजारीबाग का पठार जब हम बात करते हैं तो हजारीबाग का पठार को 2 भाग में बांटते हैं, एक निचला एक ऊपरी हजारीबाग पठार। और इसमें कुछ है, क्लियर है टॉपिक, आगे देखिएगा थोड़ा। हजारीबाग का पठार अभी हमने बात किया ना हजारीबाग के पठार के बारे में। देखिएगा हमने यहां पे 2 सेक्शन निकाल के रखे हैं हजारीबाग के पठार को लेकर के। एक कौन सा था हमारा, ऊपरी हजारीबाग पठार, एक कौन सा था, निचली हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को हमने 2 भाग में तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा है, भूगोलवेता ने बताया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, रांची पठार के समानांतर स्थित है। मैप में देखा था कि रांची पठार है, उसके बगल में कौन था आपका, ऊपरी हजारीबाग पठार। समानांतर का मतलब होता है एक ये और एक ये, पैरेलल लाइन में स्थित है। तो पैरेलल लाइन में स्थित है तभी तो पाट क्षेत्र का पूर्वी भाग हुआ, तभी तो पूर्वी भाग हुआ। तो पैरेलल लाइन में स्थित है, समुद्र तल से इसकी हाइट कितनी है, 600 मीटर इसकी हाइट है। दामोदर नदी कटाव कार्य किससे अलग हुई है, रांची के पठार से। सेम चीज आया वहां भी और यहां भी। अब एक हजारीबाग का निचला भाग देखते हैं कहां पे है। इसकी ऊंचाई सबसे कम है, सबसे कम ऊंचाई वाला पठार झारखंड में कौन सा है, निचली हजारीबाग पठार। देखिए एक नया फैक्ट मिला, बीबीआई फैक्ट है, झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठार कौन सा है, निचला हजारीबाग पठार। बाहरी भाग में स्थित है और कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसको हम बाय छोटा नागपुर पठार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाय छोटा नागपुर पठार। बट हमने क्या किया है, उसको अलग से दिखाया है, उसको क्या किया है, अलग से दिखाया है। समझाने के लिए दिखाऊंगा मैं। इससे हम बाय छोटा नागपुर पठार भी बोलते हैं क्योंकि छोटा नागपुर का क्या है, बाहरी भाग है। और एक चीज याद रखिएगा, इसी बाहरी भाग में गिरिडीह पठार भी इसी का हिस्सा है, निचली हजारीबाग का। गिरिडीह पठार किसका हिस्सा है, हजारीबाग पठार का हिस्सा है। और गिरिडीह पठार में पारसनाथ है, गिरिडीह पठार में कौन सा है, पारसनाथ है। और झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ है, 1365 मीटर, ठीक है। तो किसमें आता है पारसनाथ आपका, निचली हजारीबाग पठार में आता है। हमने क्या बोला, इसको हम छोटा नागपुर पठार में दिखाया है, वहां पे आपको पीडीएफ में उस जगह पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए ये करने के बाद लास्ट में पूरे मैप पे हम लोग एक बार बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, राजमहल पहाड़ी, जो लास्ट क्लास में होंगे उनको याद होगा कि राजमहल का फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि राजमहल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कोई बता सकता है कैसे हुआ, लावा से। लावा से होने का मतलब है कभी वहां पे ज्वालामुखी होगा। और जो राजमहल पहाड़ी हम देखते हैं, झारखंड जो हमारा इस प्रकार से है, ये कोना हमारा क्या है, यही था ना राजमहल पहाड़ी, संथाल परगना क्षेत्र वाला भाग, राजमहल पहाड़ी। इसका निर्माण हुआ था लावा से। और लावा से जिसका निर्माण होता है वहां की मिट्टी होती है लेटेराइट, ये भी पढ़ाया था, लेटेराइट मिट्टी होती है। जब इसका निर्माण हुआ तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है संथाल परगना क्षेत्र में आता है, और इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा से। अब यहाँ पे आप एक चीज देखते हैं कि लावा से निर्माण हुआ है, मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे खासियत क्या है कि यहाँ पे पठार जैसा चीज नहीं है, पहाड़ी जैसा है। और क्या हुआ है कि यहाँ से नदियां जो बिहार से निकलती है इधर से, वो यहाँ पे प्रवेश करती है, और नदी जहां पे प्रवेश करेगी अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी। तो मिट्टी से यहाँ पे क्या बना है, मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। और कौन सा क्षेत्र है ये, नदी घाटी क्षेत्र है। और जहां भी नदी घाटी क्षेत्र होगा वहां पे क्या बनेंगे,
ग्राउंड्स बनेंगे, खेती होगी। तो संथाल परगना क्षेत्र खेती के लिए फेमस है और यहाँ पे खेती होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्राउंड्स है। ठीक है, इतना इसमें है। और आगे देखते हैं। मैंने बोला था ना, मैंने अलग से लिखा है एक चीज को। ये निचला हजारीबाग पठार का को ही हम क्या बोलते हैं, बाहरी छोटा नागपुर पठार बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। कितनी है, 1000 मीटर। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड इसमें। देखिएगा, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी गिरिडीह में कौन सी है, पारसनाथ की पहाड़ी। हाइट कितनी है इसकी, 1365 मीटर। जब पारसनाथ पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल पढ़ेंगे। कितने जैन मुनियों ने पारसनाथ में अपने शरीर का त्याग किया, कितने, 20, राइट, सही है। 20 मुनियों ने वहां पे अपने शरीर का त्याग किया और उन 20 मुनि में एक कौन है, पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पे उस पारसनाथ मंदिर बना है। पार्श्वनाथ मंदिर है, पहाड़ी है, क्षेत्र है मधुबन, जिला है गिरिडीह। ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। जब आप घूमने जाते हैं सबसे ऊंची चोटी पे आप जाते हैं, दैट मीन्स आपने 1365 मीटर ऊंचाई को चढ़ा समुद्र तल से। समुद्र तल का एक मापक होता है, समझाऊंगा ज्योग्राफी मेन पार्ट में। तो यहाँ पे है 1365 मीटर पहाड़ी है, यानी दैट मीन्स इसको हम ये भी बोल सकते हैं निचला हजारीबाग पठार। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक चाईबासा मैदान है। हम लोग नीचे में देख रहे हैं, झारखंड का जो नीचे एरिया था हमारा, यहाँ पे था कोल्हान क्षेत्र के पास चाईबासा मैदान है। वो भी नदी के कारण चाईबासा मैदान का निर्माण हुआ है। और चाईबासा मैदान के उत्तर क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दालमा। चाईबासा मैदान के पूर्वी क्षेत्र में क्या है, ढाल भूमि। पश्चिम को क्या बोलते हैं, सारंडा। और दक्षिण को क्या बोलते हैं, कोल्हान क्षेत्र। सारंडा झारखंड का बहुत बड़ा जंगल क्षेत्र है, जो चाईबासा का किस क्षेत्र में है, चाईबासा के पश्चिम में। क्लियर है टॉपिक। देखिएगा एक बार मैप पे हम सारा बात करेंगे। ये धरातलीय स्वरूप का टॉपिक है, फिर से हम आते हैं मैप के ऊपर। अब आपको समझना चीजों को जो समझा रहा हूं। झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसको हमने मेनली कितने पार्ट में बांटा है, 4 पार्ट में बांटा है। और सबसे पहला चीज है कि झारखंड पठारी क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय पठार का किस भाग में है, पूर्वी भाग में है। एक VVI टॉपिक हुआ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने किसको देखा था, पाट क्षेत्र को। तो मैप के अनुसार चलिए आप लोग, मैप के अनुसार हम बात करते हैं। आप बताइए सबसे पहले इसका लोकेशन कहां पे है, झारखंड के किस दिशा में। यानी पाट क्षेत्र जो है झारखंड के कहां पे है, पश्चिम भाग में। चलिए राइट, हमने ये बताया था पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे क्या है, सबसे ऊंचा भाग है। ऊंचा भाग है ये। पारसनाथ के बाद सबसे ऊंचा कौन है, पाट क्षेत्र। ठीक है, और कुछ था बताइए आप लोग। जब पठारी भाग ऊपर समतल हो गई है, ये क्या है, ऊपर का भाग इसका क्या है, समतल है, यानी प्लेन है। और क्या था, चलिए ये छत्तीसगढ़ को टच करता है। और बताइए हाइट कितनी थी इसकी, एवरेज हाइट कितनी थी, 900 मीटर। ऊपर ही हो जाएगा, 900 से 1300 चला जाएगा, नीचे भी हो जाता, 600 से 1300 चला जाता कभी कभी। एक एवरेज कितना है, 900 मीटर। इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक कौन सा था, नेतरहाट, नेतरहाट पाट क्षेत्र। और कौन था, गणेशपुर। और कौन सा, जनीरा। इसमें सबसे ऊंचा कौन था, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा, नेतरहाट पाट क्षेत्र। ये क्लियर है इतना। देखिए कैसे लास्ट में आपको मैप बना करके, लास्ट में एक मैप बनाना है और आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को इसके चारों ओर दिखाना है। क्लियर है। अब हम आते हैं रांची पठार का। तो रांची, एक चीज और है, रांची पठार से किस दिशा में है ये पश्चिम में। अब हम पाट क्षेत्र के किस दिशा में रांची पठार है, ये पाट क्षेत्र के किस दिशा में है, पूर्वी भाग में है। चलिए एक इसका हमारा छूट गया विस्तार, पलामू से लेकर
उत्तरी गुमला तक। देखिए क्लियर है, इतना ही तो टॉपिक है, इतना याद रखना है, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला है नहीं, क्योंकि अब डिटेल है पूरा। ठीक है, इसके बाद आइए रांची का पठार। रांची के, चलिए रांची का पठार पूर्वी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी क्षेत्र उसका पूर्वी, इधर पश्चिमी। ये भी किसको टच करता है? छत्तीसगढ़ को। ये टच करता है हजारीबाग पठार को, और हजारीबाग पठार से इसको कौन अलग करता है? दामोदर नदी इसको अलग करता है। तो हजारीबाग के किस क्षेत्र से अलग करता है इसको? ऊपरी हजारीबाग पठार से अलग करता है। इसकी एवरेज हाइट कितनी थी? इसकी एवरेज हाइट है आपकी 600 मीटर। चलिए देखिए मैप पे बैठा है ना सारा चीज, आपको खुद याद हो गया चीजें। कहां पे ये? 600 मीटर। और कुछ है इसमें विस्तार? विस्तार देख लीजिए, लोहरदगा, रांची, गुमला, इसका विस्तार है। रांची, गुमला, लोहरदगा आदि में इसका विस्तार है इस पठार का। इस पठार की खासियत यह है कि ऊंचाई के कारण जब नदियां इससे निकलती है तो इसमें क्या बनती है? जलप्रपात बनती है, यानी फॉल बनती है, जो एक टूरिस्ट प्लेस हो जाता है और प्लस बिजली पैदा करने का एक प्लेस बन जाता है। वहां से कई परियोजनाएं हैं, जैसे रांची में एक परियोजना है स्वर्ण, जहां से स्वर्ण रेखा नदी पार होती है, स्वर्ण घाटी रेखा परियोजना। देखिए वहां से बिजली बनती है। और यहाँ पे कई फॉल हैं, जिसमें फेमस नाम है आपका हुंडरू फॉल, दसम फॉल, जोना फॉल, बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, ये सब है ना यहाँ के फेमस है। ये सब यहाँ पे जलप्रपात बनती है, सब फेमस है। ये हो गया। अब क्या है, एक हमारा कौन सा बात कर रहा था? इसके ऊपर बात कर रहा है। एक है हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को हम दो भाग में बांटते हैं। कौन सा? ऊपरी हजारीबाग पठार, और कौन सा? निचला हजारीबाग पठार। तो ऊपरी हजारीबाग पठार दामोदर नदी के कारण रांची पठार से कट गया है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है 600 मीटर के आसपास एवरेज में है। क्लियर है? और निचला हजारीबाग पठार जो है इस सबसे छोटा पठार है हाइट में। झारखंड का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? निचला हजारीबाग पठार। और निचला हजारीबाग पठार किसको टच कर रहा है? बिहार को टच कर रहा है। निचला हजारीबाग पठार किसको टच कर रहा है? बिहार को टच कर रहा है। क्लियर है? और इसी निचला हजारीबाग पठार का एक भाग आता है जो घूमकर यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं? गिरिडीह पठार। और गिरिडीह पठार में कौन अवेलेबल है? पारसनाथ, जिसकी हाइट कितनी है? 1365 मीटर। ये एवरेज हाइट नहीं है, ये टोटल हाइट है इसकी। 1365 मीटर इसकी क्या है? ये टोटल हाइट है। तो आपको क्लियर हुआ ये चीजें? एक आपका क्या था? राजमहल पहाड़ी। इसका निर्माण किससे हुआ है? लावा क्षेत्र से। लावा सूखा, लेटराइट मिट्टी यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि झारखंड से, बिहार से जो नदियां आती है झारखंड की ओर, इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसलिए यहाँ पे मैदानी क्षेत्र हो गया। और कौन सा क्षेत्र है? नदी क्षेत्र है। क्लियर है? अब देखिएगा थोड़ा सा, अब इसको हम बोलते हैं उत्तरी कोयल बेसिन। यहां पे है रांची पठार का एक भाग, कौन सा है? सिमडेगा पठार। और यहां पे क्या है आपका? पोरहाट, चाईबासा का मैदान और कोल्हान पहाड़ी। कोल्हान पहाड़ी कोल्हान क्षेत्र में। कोल्हान पहाड़ी किसको टच करती है? ये कौन सा है? उड़ीसा को। याद रहेगा, कोल्हान पहाड़ी किसको टच करती है? उड़ीसा को। चाईबासा का मैदान यहाँ पे है। चाईबासा का मैदान का हमने एक मैप पढ़ा था, इसके इधर कौन सा था? सारण का जंगल। एक हमने पढ़ा था दालमा श्रेणी, ये आपको देख लेना है। अब राजमहल हो गया, यह है गंगा मैदान। देखिए गंगा का मैदान है, गंगा नदी यहां से आती होगी। अब थोड़ी सी बात हो जाए मैप के अनुसार, अगर यहां पे पठार है मतलब इसकी हाइट है, यहां पे पाट क्षेत्र है मतलब इससे भी ऊंचा है, तो क्या पॉसिबल है कोई नदी यहां से ऐसे घुस जाए, कोई नदी यहां से ऐसे घुस जाए, कोई नदी इधर आ जाए? तो इस क्षेत्र में नदी आएगी? नदी आएगी यहां पे? नहीं आएगी। तो अगर कोई नदी इधर घुसना हो, यहां पे कोई नदी घुसेगी? नहीं। अगर किसी नदी को यहां पे आना है तो भाई कोई नदी यहां से आएगी तो इधर से ही अब इधर जाएगी। इधर से ढाल क्षेत्र है थोड़ा सा,
स्वरूप पढ़ रहे हैं ना। तो यहां से एक नदी आएगी, अमरकंटक बोलते हैं, अमरकंटक क्षेत्र है एमपी। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। देखिएगा अभी थोड़ा समझा रहा हूं चीजें, ये अगला क्लास का हमारा चैप्टर रहेगा अलग से। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकली और निकलकर यूपी आई। यहाँ पे यूपी है, यूपी होते हुए ये इनकी झारखंड में, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है, गढ़वा। तो सोन नदी का एंट्री पॉइंट झारखंड में कहां पे है, गढ़वा में। और गढ़वा पलामू होते हुए कहां निकल जाएगी, इधर। अब सिंपल सा बताइए, क्या नदी के पास ताकत है कि इस पहाड़ी को काटे? यहां भी पहाड़ी, यहां भी पहाड़ी, तो पॉसिबल नहीं है कि नदी झारखंड में इधर आए। यानी जब भी एंट्री करेगी झारखंड में, यहाँ पे क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र हमने पढ़ा नहीं है। सोन नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे खेती लायक चीजें हैं। तो नदी यहां से इधर ही रास्ता, और कोई रास्ता है नदी का जाने का? जहां पे पहाड़ और पहाड़ी है वहां से नदी नहीं जाएगी। अगर बहुत पहले कोई नदी निकल चुकी है पहाड़ी से, तो उसको काटते हुए अपना रास्ता बना लेगी जितना उसको बहना है। जैसे दामोदर जब निकली अपना रास्ता बना ली, ऐसे निकल गई। दामोदर इधर भी नहीं आ सकती, दामोदर इधर भी नहीं जा सकती, दामोदर उधर भी नहीं जा सकती। तो दामोदर के पास बचा क्या कि जिधर ढाल है उधर भागो काटते हुए। तो दामोदर इधर बहा, बहते हुए धनबाद उन्माद होते हुए कहां चला गया, ये जाके कहां मिल जाती है, जाके देर से हुगली में, गंगा में मिलती है, जिसको हम हुगली बोलते हैं। हुगली में मिल जाती है जब वो सागर में गिरने से पहले। अब कुछ चीजें देख लीजिएगा, क्या बिहार से कोई नदी इधर आएगी? आएगी कोई नदी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र हमने ये भी पढ़ा है कि यहाँ का जो भाग है हमारे पहाड़ी क्षेत्र का सबसे छोटा भाग है और ढाल भाग है। तो ढाल भाग है, तो अगर बरसात होगी तो यहां से जो नदियां बनेगी तो किधर जाएगी, बिहार की ओर। तो यहां से सारी नदियां कहां जाएगी, समझने की बात है, कहां जाएगी, यहां से नदी इधर जाएगी। अगर कोई भी नदी निकलती है इधर बिहार जाएगी। समझ रहे हैं बात को? आ रहा समझ में आपको? यहां से नदी निकलेगी तो कहां जाएगी, बिहार। क्या नदी पहाड़ पे चढ़ेगी? यहां से नदी कहां जाएगी? लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं राजमहल पहाड़ी के पास जमीनी है, क्षेत्र है, तो यहां पे नदी इन कर सकती है। तो यहां से नदी कहां इन करेगी, झारखंड में, और इन करके कहां निकल जाएगी, बंगाल। यानी झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की नदियां बिहार को इन करती है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र की नदियां कहां इन करती है, बिहार में। और झारखंड में का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहां से नदियां कहां इन करती है, झारखंड में बिहार की नदियां। तो कई नदियां हैं जो यहाँ पे इन करेगी। अजय नदी है, बैराज नदी है, आपका गंगा नदी है, ये सब इन करेगी यहाँ पे। और जहां पे नदी इन करेगी वो क्षेत्र कैसा बनेगा, मैदानी। तो ये मैदानी भाग है। अब समझ में आया कि नदी क्यों ऐसा हो रहा, क्यों नदी ऐसे काम कर रहा, समझ में आ रहा? पहाड़ और पठारी का क्या महत्व है नदी के लिए। नदी का रास्ता कौन तय करता है, जमीन का ढाल, स्लोप। ऐसा नहीं था कि गंगा को इधर ही बहना था, हम पानी कहीं छोड़े, जहां ढाल है वो अपने आप चलते जाएगी। कोई बड़ा सा पहाड़ मिलेगा वो अपना रास्ता बदल लेगी। फिर वहां से देखते हैं नदी कभी यू टर्न होती है, कभी लेफ्ट होती है, कभी राइट होती है। नदी अपना रास्ता बदलती है कि नहीं बदलती है? क्यों बदलती है? अगर उसको नदी बह रही है, बहते उसको ऊंचा जगह मिला तो ऊंचाई पर न चढ़कर राइट या लेफ्ट मुड़ जाएगी, जिधर ढाल होगा, और मुड़ करके फिर जाएगी। तो नदी का रास्ता नदी ने खुद बनाया है अपने ढाल की ओर। तो जो भी नदियां इधर से इन करेगी ये चली जाएगी उत्तर की ओर। इधर में जमीनी भाग है इसलिए ढाली भाग है, इसलिए नदी यहाँ पे, बिहार की नदी यहां से इन करके बंगाल की ओर चली जाती है। चलिए यहां हमने देखा। अब एक चीज और देखते हैं, रांची पठार है, रांची पठार से नदी निकलेगी तो सिंपल सा बोलिए, एक मान के लिए एक धारा निकली रांची पठार के ऊपर से, ये रांची पठार है, यहाँ पे ये रांची पठार है। नहीं हो रहा, एक मिनट मोबाइल देखें, ये रांची पठार है ये। अब यहां से नदी निकलना है, ठीक है, ऐसे, और बीच का भाग पूरा ऐसे उठा हुआ है। तो एक तो इधर निकल जाएगी, एक उधर निकल जाएगी दूसरे भाग में उसका। तो अगर यहाँ पे हम पानी का स्रोत है, यहाँ पे पानी का स्रोत है,
तो इधर भी पठार बीच में उठा हुआ है, तो इधर धीरे धीरे चलेंगे तो क्या होगा, ढाल मिलेगा। इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा, ढाल मिलेगा। तो नदी का भाग दो भाग में वहां से जो पानी होगी बटेगी। तो एक भाग कहां चली जाएगी, ऐसे होते हुए। अब यहां पे है कौन सा, ऊपरी हजारीबाग पठार, यहाँ पाट क्षेत्र। तो एक बात बताइए, यहां से जो नदी निकलेगी पाट क्षेत्र में इन करेगी कि यहां से इन करेगी, यहां से इन करेगी। इधर ढाल मिला इसको, और यहां से नदी निकला तो सिमडेगा पठार नहीं चढ़ेगी, यहां से ढाल में चाईबासा मैदान होकर के ये नीचे आ जाएगी, आएगी। तो यहां से एक नदी का निर्माण होता है रांची पठार से, इसका नाम है कोयल नदी। क्या नाम है, कोयल। अब कोयल नदी का पानी दो भाग में बढ़ गया, एक चल गया कहां, उत्तर की ओर, एक कहां चला गया, दक्षिण की ओर। तो उत्तर की ओर गया तो उसको हम क्या बोल दिए, उत्तरी कोयल, और दक्षिण की ओर गया तो उसको क्या बोल दिए, दक्षिणी कोयल। क्या बोल दिए, दक्षिणी कोयल। अब ये जो सोन नदी यहां से जा रही थी इधर की ओर, ये जाके किसमें मिल जाएगी, सोन नदी में, और ये फिर आगे सोन नदी बन जाएगी। यानी सोन की सहायक नदी हो गई कौन सी, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल बहती है रांची पठार से निकलकर उत्तर की ओर, और दक्षिणी कोयल बहती है दक्षिण की ओर, इसको बोलते हैं दक्षिणी कोयल। यहां से इधर आ गई बहते हुए, और यहां से एक नदी निकल के आती है इधर से होते हुए, झारखंड में इन करती है, इन करके यहाँ पे आती है, इसको हम बोलते हैं शंख नदी। और शंख नदी किसमें मिल जाएगी, ये बोल सकते हैं शंख नदी में कौन मिल जाएगा, दक्षिणी कोयल। ये सब हमारा अगले क्लास का चीज है। थोड़ा सा मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि घर में जाकर के देखना है कि पहाड़ कहां पे है, क्या पहाड़ पे नदी जाएगी कि नहीं जाएगी। जब नदी देख लेंगे, दामोदर है, दामोदर किधर बहेगी, कई नदियां हैं, यहाँ पे कौन कौन सी नदी है, यहाँ पे कौन कौन सी नदी है, पुनपुन, पुनपुन निकल के जाएगी उधर, क्योंकि पुनपुन यहाँ पे निकलती है। हम सबका उद्गम क्षेत्र पढ़ेंगे, मतलब उद्गम जहां से नदी निकलती है और जाकर कहां पे वो मिलती है, यानी उसको बोलते हैं मुहाना। तो सोन नदी जैसे हमने देख लिया कि सोन नदी निकली एमपी के कहां से, अमरकंटक से। अमरकंटक में मैकाल पहाड़ी है, तो अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी से निकली, और निकल कर वो एमपी से बहते हुए यूपी पहुंची। यूपी के बाद कहां इनकी, गढ़वा, झारखंड। गढ़वा बहते हुए, पलामू बहते हुए कहां चली गई, बिहार। अब बिहार पहुंची, और बिहार में जाकर के वो पटना के नजदीक मिल गई, किससे, गंगा से। यानी कोयल डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट किससे मिली, गंगा से। इसलिए हम झारखंड की नदियों को दो भाग में बांटते हैं, एक ऐसी नदी जो गंगा में मिल जाती है, एक ऐसी नदी जो दक्षिण की ओर बहती है। देखिए नदी क्षेत्र को भी दो भागों में बांटेंगे, एक में गंगा में मिलने वाली नदी, और दूसरा किसमें मिलने वाली, दक्षिण की ओर बहने वाली। तो जो भी नदियां इधर की है गंगा में मिल रही है, इधर से जो नदी आएगी लास्ट में कौन है यहाँ पे, गंगा। क्योंकि बिहार से गंगा बहते हुए यहाँ पे झारखंड आती है, और झारखंड में मात्र एक जिला है, कौन सा, साहबगंज, वहां पे बहती है। ये टॉपिक क्लियर है, ज्यादा टॉपिक में है नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक है। अभी आपको पीडीएफ दे दिया जा रहा है, पहले आप इस पीडीएफ को क्लास में लिखें। मैं जो लिखवाता मैंने समझा दिया, अभी आपको लिखना है, क्लियर है। पीडीएफ भेज दीजिए सबको, आप लोग लिखिए टोटल इसको अभी, और लिखने के बाद जो समझ में नहीं आएगा फिर हमसे बात